ताशी दिलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का बदलाव के दौर में हमारी दुनिया विषय पर परिसंवाद। परम पावन दलाई लामा जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सफल सर्जरी की बधाई दी। अमेरिका की राज्य सरकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार अभ्यास की रिपोर्ट अनुसार तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र। तिब्बत ब्रीफ 2020 के वेबिनार के दौरान ये स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। इटली सांसदों ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत तथा शिनजांग में मानवाधिकार हनन एवं पर्यावरण विनाश पर ऑनलाइन चर्चा की। मानवाधिकारों के पक्ष में बोलने पर विश्व के सांसदों के खिलाफ चीनी प्रतिबंधों की चौतरफा आलोचना। डॉक्टर त्सावांग ग्याल्पो आर्य द्वारा जापान सत्तारूढ़ पार्टी मुख्यालय में तिब्बत मुद्दे पर संबोधन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 29 मार्च 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने 5 रूसी राजकीय विश्वविद्यालयों की विद्यार्थियों को बदलाव के दौर में हमारी दुनिया विषय पर एक संवाद सत्र को संबोधित किया था। इस सत्र में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, कलमिक स्टेट यूनिवर्सिटी, बुरियत स्टेट यूनिवर्सिटी और तुवन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिभागी शामिल थे। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम सभी एक समान इंसान हैं। हम सभी खुश रहना चाहते हैं लेकिन दुख नहीं चाहते हैं। 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। इसमें हमने मानवीय बुद्धि तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का सैनिकी क्षेत्र में उपयोग किया था। हमने अधिक विनाशकारी हथियार जैसे परमाणु बम और मिसाइल आदि को विकसित किया है। हमने केवल खुद के लिए सोचा है। अब हमें अपना देश या उनका देश की जगह पूरे मानवता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमें इस पृथ्वी ग्रह पर एक साथ रहना है। इसलिए हमारे पास हमें और उन्हें के बीच विभाजन के आधार पर लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम एक खुशहाल दुनिया की निर्माण की बात करते हैं तो हमें अपने बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को कम महत्व देना चाहिए। Now, we all same human being. So we all want happy life. Do not want suffering. Even though other animals, insects also, we all have sort of same sort of desire to have happy life without disturbances. Then we human being, one special thing is human intelligence. So in order to achieve happy life, we use this intelligence. Sometimes, you see, although we have this intelligence, but because of short-sighted and narrow-minded. Now, for example, since I think a few thousand years, you see, we human beings with this intelligence
Now, in previous century, I think mainly previous century, with desire, but short-sighted, narrow-minded, simply I. For example, we Tibetan, just although we pray, all sentient being, but in practical level, we Tibetan. You Russians also, you see, think Russia, like that. So, because of that, look, previous century, because of the First World War, and then Second World War, all this human creation. And then, because of our intelligence, you see, in previous century, since previous century, we develop scientific sort of knowledge. And that these knowledge, wonderful knowledge, you see, used for destruction, for military purposes. So, like nuclear weapon, and all sorts of rocket, or these sort of destructive, also the missions. So, all this, because of thinking, just we, then ultimately I. Now time come, we have to think humanity, not just one nation. So, because we have to live together on this small planet, so there is no basis division within 7 billion human beings, and we and they and fight. It's unrealistic. That's old thinking. So now, to build happy world, happy humanity, national differences, religious differences, cultural differences is secondary. Important is we all same human being. We have to live together on this planet. We want happy world. We want a peaceful world. So now the previous thinking is, I feel, due to, you see, at that sort of particular circumstances, small nations, and then you see too much emphasis we, and then war. All these things happen. So now, 21st century, we have to think 7 billion human beings, one sort of human family, and we all live together on this planet. आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने सदाचार एवं नैतिकता आज और कल विषय पर ऑनलाइन संवाद को संबोधित किया था। यह कार्यक्रम बाल्टिक स्टेट के संस्थानों एवं लोगों के संयुक्त प्रयास से आयोजन किया गया था। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को एक पत्र लिखकर उनकी सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी होने पर खुशी प्रकट की है। राष्ट्रपति कोविंद जी को हाल ही सीने में दर्द की वजह से एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि
मैं कई सालों से आपको जानता हूं और आपको एक अच्छे दोस्त मानता हूं। अमेरिका के राज्य विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार अभ्यास रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम कार्यालय द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में विशेष रूप से चीन में बिगड़ती मानवाधिकारों के बारे में अमेरिका का आकलन शामिल है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि तिब्बत चीन का किसी भी रूप में हिस्सा नहीं है। ये दरअसल केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा निरंतर तिब्बत के प्रश्न को लेकर अभियान चलाने के कारण सफलता मिली है। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय की प्रतिनिधि ने तिब्बत के प्रति इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट का स्वागत योग्य बताया है। रिपोर्ट के अंदर तिब्बत में चल रहे यातना, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, बुनियादी अधिकारों पर प्रतिबंध, जबरन नसबंदी तथा स्थानीय लोगों पर अत्याचार जैसे मानवाधिकार उल्लंघन के चिंताजनक उदाहरण शामिल है। इसमें तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा देरुंग छिरिंग थुंडुप तथा अध्यापक सोनम को जबरन गायब किए जाने का विषय को भी शामिल किया गया है। गत 30 मार्च 2021 को दक्षिण अफ्रीका स्थित तिब्बत कार्यालय ने तिब्बत मुद्दे पर वेबिनार का आयोजन किया था। अपने स्वागत भाषण में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री ngudup दुर्जी ने बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ईएम खामा तथा तिब्बती प्रशासन के कानूनी सलाहकार डॉक्टर माइकल वैन वार्ड को समय देने के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महामहिम सेर्से इयन खामा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि तिब्बत पर चीनी कब्जे से पूर्व तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा है, जिसके पास अपने राज्य, संस्कृति और सरकारी व्यवस्था रही है। उन्होंने चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों पर अत्याचार तथा आर्थिक एवं औद्योगिक विस्तार के लिए तिब्बती पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के विनाश करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चीनी सरकार तिब्बतियों को उनके अपने अधिकार सौंप दे। मैं तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए हमेशा जागरूकता बढ़ाता रहूंगा। It is well known that before the invasion, Tibet had always been an independent nation with its own territory, distinct culture, and a fully functional governance system. The people of Tibet should therefore have a right to self-determination. That is, the right to freely determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social, and cultural development as stated by the Tibet Justice Center and Unrepresented Nations and Peoples Organization report of 1998. The people of Tibet have a right to own and control their own territory, which is the key means of production for self-sustenance. One way or the other, China needs to be pushed out. It is unfortunate that for so many years, they've used their military strength and economic power to bully Tibetans in their own land, as well as their own people and indeed other nations. It has become evident that China invaded Tibet for self-enrichment at their expense. They've exploited Tibet's natural resources for the economic and industrial expansion, and in the process displacing the people of that Tibet, polluting their environment and leaving them impoverished. This is despicable in today's age. It is high time that the people of Tibet are given back what's rightfully theirs. They should determine what they do with their natural resources. It is only when Tibetans control their land and other means of production that they can freely and confidently determine their political, social, and cultural development. अपने संबोधन में डॉक्टर माइकल वैन वार्ड ने कहा कि
चीन शासन द्वारा तिब्बत पर अपने संप्रभुता का दावा कानूनी रूप से अवैध है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर सैन्य आक्रमण कर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी कानून का उल्लंघन है। This year marks 70 years of Chinese occupation of Tibet. The People's Republic of China has occupied and colonized Tibet against the will of the Tibetan people for 70 years now, and China appears to be getting away with it. But its sovereignty claim to Tibet has no legal basis and rests solely on a historical narrative, a narrative that is Sinocentric, that is self-serving, that is part inaccurate, and highly misleading. But it's so persistently and forcefully pushed by Beijing that the world has gradually bought into it, and today largely treats Tibet as China's internal affair, beyond the purview of the international community. इटली तिब्बत संघ तिब्बत संबंधी पत्रिका बिटर विंटर और तिब्बत के विरासत के संयुक्त तत्वाधान में इटली सांसदों के साथ तिब्बत तथा शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन एवं पर्यावरण विनाश के विषय पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता इटली तिब्बत संघ के अध्यक्ष क्लॉडिया कार्डेली ने की थी। इसमें तिब्बत पर इटली संसदीय समूह के सह अध्यक्ष एवं सांसद लासिनी नोबेली, रोबर्टो रेम्पी, एंटोनेला इंसर्टी, पोलो फॉर्मेंटिनी तथा जेनीवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी ठिनले चुकी ने भाग लिया। अपने संबोधन में बीटर विंटर के निदेशक मार्क्यो रेस्पेंटी ने चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों, युगुर मुस्लिम, ईसाई तथा फालुन गॉन लोगों पर चल रहे धार्मिक उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सिविल सोसाइटी समूह के सभी प्रतिनिधियों ने 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इटली के सभी सांसदों ने तिब्बती आंदोलन को निरंतर समर्थन और तिब्बतियों के प्रति सहयोग देने की संकल्प व्यक्त किया। हाल में चीनी शासन द्वारा विश्व के सांसदों, संस्थानों, शोधकर्ताओं तथा विद्वानों का मानवाधिकार के पक्ष में बोलने पर प्रतिशोधात्मक प्रतिबंध खुद पर बड़ी आलोचना के साथ सामना करना पड़ा है। इसी 22 मार्च 2021 को यूरोपीय संघ ने चीन के 4 व्यक्तियों को तिब्बत तथा शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसके चलते चीनी सरकार ने यूरोपीय संघ के 10 प्रसिद्ध व्यक्तियों पर प्रतिबंध जारी किया था। यूरोपीय संघ के सदस्यों का समर्थन देते हुए अमेरिका, कनाडा तथा यूनाइटेड किंगडम ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन से दमनकारी प्रथाओं को रोकने की आह्वान किया है। चीन की इस प्रतिशोधनात्मक व्यवहार का खंडन करते हुए विश्व के देशों ने यूरोपीय संघ के पक्ष में खड़ा उतरा है। गत 31 मार्च 2021 को जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सावांग ग्याल्पो आर्या ने वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति विषय पर जापानी सत्तारूढ़ पार्टी के मानवाधिकार समिति के सदस्यों को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्यालय में संबोधित किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर आर्या ने कहा कि आज के समय तिब्बत के अंदर एक नए सांस्कृतिक क्रांति की परिस्थिति बनी हुई है। चीनी शासन ने तिब्बत में बाहरी देशों के लोगों की आवागमन पर कठोर प्रतिबंध लगा रखा है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों पर नियंत्रण करने के लिए हर कस्बों और शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं। उन्होंने अमेरिका सरकार द्वारा कानून में पारित
तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम के बारे में जानकारी साझा किया। उन्होंने जापान सरकार से तिब्बत में पारस्परिक आवागमन अधिनियम पारित करने की अपील की। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।